बताना चाह रहा है कि एक मिनट में कितना डाटा जनरेट हो रहा है। ये जनरेट ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, कोई मशीन नहीं कर रहा है। ये डाटा हम लोग जनरेट कर रहे हैं, हम और आप ही कर रहे हैं। गांव के लोग कर रहे हैं। आजकल स्मार्टफोन तो हर एक घर में है, गांव में भी, शहर में भी। तो द अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग जनरेटेड इज ह्यूज, विच इज अनइमेजिनेबल। और ये डाटा फिर, अगर इतना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ऑनलाइन अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो दिस सिग्निफाइज कि कितने वल्नरेबल हैं अगर हम उसको सिक्योरली यूज ना करें। इसे आप समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 90s में चले जाइए और नोकिया का फ़ोन खरीद लीजिए, लेकिन आप स्मार्टफोन यूज़ करिए, बट पैरेलली आपको वो भी ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे सिक्योरली उसको यूज़ करें। तो ये स्लाइड वो बता रहा है कि वी हैव दिस इज पेनिट्रेटेड, we are generating huge amount of data, we are spending huge amount of time on mobile and other cyberspace. So the need for hygiene, the need for understanding कि क्या क्या measures हैं, कैसे अटैक हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाए, हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत अनिवार्य है। So I will request Shalin to continue the upcoming slides. हेलो एवरीवन। तो अभी जो साकेत सर ने बताया कि मतलब साइबर स्पेस क्या है हमारा, और कैसे मतलब हर वर्ग इससे इम्पेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है तो वो इम्पेक्टेड नहीं है, या फिर कोई स्टूडेंट है, या फिर कोई बूढ़ा हो गया तो वो इम्पेक्टेड नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। उनका साइबर स्पेस है। वो कई ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो इम्पैक्ट हो सकता है उनको। तो अभी अगर हम करंट जो ट्रेंड है साइबर सिक्योरिटी वाले वो देखें, ये लेटेस्ट ट्रेंड है 2024 के। तो इसके हिसाब से देखें तो पर डे लगभग 7,000 जो साइबर क्राइम है वो रिपोर्ट होते हैं, जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट या आइडेंटिफाई नहीं होते हैं। तो अगर इनके हिसाब से देखें तो लगभग हर 37 सेकंड में एक अटैक हो जाता है, जो कि आइडेंटिफाइड है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरा जो है वो सभी लोगों पे है। अभी यहाँ पे कुछ और भी स्टैट्स हैं, जैसे कि 80% ऑफ रिपोर्टेड साइबर क्राइम आर एट्रिब्यूटेड टू फिशिंग अटैक्स। तो जो ये फिशिंग अटैक्स वगैरह हैं, ये हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि होते क्या हैं एग्जैक्टली। ऐसे फिशिंग जो है वो सबसे बड़ा जो है साइबर अटैक है। जो इंडिया है वो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट आता है आइडेंटिटी थेफ्ट में। जो लास्ट ईयर है वो 36 गवर्नमेंट वेबसाइट जो है वो हैक हुई थी। ये कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जो कि हमको सचेत करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, जो कि सब हमारे आसपास की चीज़ें हैं। ये सब हमारे इंडिया का ही डेटा है, ये बाहर का डेटा नहीं है। तो इससे मतलब हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरा जो है वो हमारे आसपास घूम रहा है, जिससे हमको सबको अवेयर करना है। अगर सब लोग अवेयर रहेंगे तो इसको कम किया जा सकता है बहुत हद तक। तो जो ये साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, उनको मेनली ये 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। अगर उनको हम कैटेगराइज़ करें तो कुछ इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेवल पे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे होते हैं, कुछ सोसाइटी लेवल पे होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर टारगेटेड पर्सन को टारगेट करते हैं। जैसे कि साइबर बुलिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया। ये सारे जो जितने भी टाइप के ये अटैक्स हैं या फिर क्राइम्स हैं, इनको हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इंडिविजुअल टाइप के हो गए, फिशिंग ईमेल, स्पूफिंग, मैट्रिमोनियल फ्रॉड, जॉब फ्रॉड। कई कई इनमें से ऐसे अटैक्स हैं जिनको आप नाम पढ़ के ही समझ सकते हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड वाला कई न्यूज़ भी आते रहते हैं बहुत सारी। तो सिमिलरली एक ये प्रॉपर्टी अटैक है, जिसमें हमारे क्रेडिट कार्ड हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, कंप्यूटर हो गया हमारा, या फिर हमारा वाईफाई जो हम यूज़ कर रहे हैं, फिर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उसको चोरी करना। ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इसमें आ गया, प्रॉपर्टी थेफ्ट में।
ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ अटैक्स होते हैं, जिसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जा सकता है। जैसे कि किसी को आधार का डेटा हैक करना है, तो वो पूरे आधार सिस्टम को अटैक करने की कोशिश करेगा। या फिर किसी पर्टिकुलर सपोज उबर कंपनी को टारगेट करना है, तो इस टाइप के जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करते हैं, उस टाइप के जो अटैक्स होते हैं या क्राइम होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन क्राइम में कैटेगराइज करते हैं। सिमिलरली एक सोसाइटल सोसाइटी वाला जो सेक्शन है, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे ऑनलाइन क्राइम आते हैं। मतलब ये सारे जो सोसाइटी वाले आपको दिख रहे होंगे, ये सारे फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं और ऑनलाइन फॉर्म में भी होते हैं। तो जब भी ये साइबर स्पेस में हो रहे हैं हमारे, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑनलाइन साइबर क्राइम, जो कि सोसाइटी कैटेगरी में आते हैं। ठीक। तो अभी जो लेटेस्ट, अगर हम इस साल की बात करें, तो जो ट्रेंडिंग अटैक्स हैं, वो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अटैक्स है। रैंसमवेयर अटैक हो गया, फिशिंग हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हो गया। एक के बाद एक हम ये सारे अटैक्स वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब जब आप ट्रेनिंग देंगे तो कि आपको सारे के सारे अटैक्स एक्सप्लेन करने हैं। आप अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से कुछ कुछ पार्ट है जो स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है रैंसमवेयर अटैक्स पे या फिर जीरो डे एक्सप्लॉइट्स पे। और अगर आप आपके टारगेट ऑडियंस अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप अपना कंटेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम ये सारे अटैक्स कवर करेंगे। और जब आप अपने ऑडियंस को देंगे, तो इसको अपने हिसाब से चेंज करना है। मतलब कुछ कुछ पार्ट स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको आपका टारगेट ऑडियंस का उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो पहले हम रैंसमवेयर अटैक देख लेते हैं। तो जो रैंसमवेयर अटैक है, वो जनरली एक टाइप का मालवेयर होता है। होता क्या है कि इनका मेन जो एजेंडा है, वो होता है कि आपके जो डेटा है, क्रिटिकल डेटा, आपके सिस्टम तक पहुंच के आपके जो डेटा है उसको इनएक्सेसिबल बनाना। और जब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे और वो डेटा आपके पास आपका क्रिटिकल रहेगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए आप अलग अलग तरीके के यूज करेंगे। तो अभी अटैकर क्या करेगा, उसने सारा डेटा इनक्रिप्ट कर दिया है। अब वो आपसे इसके बदले में पैसे मांगेगा। फिरौती बोल सकते हैं उसको। तो एक काइंड ऑफ ये डिजिटल फिरौती होगी। तो वो आपसे डिमांड करेगा कि अगर आपको अपना डेटा एक्सेस करना है, और अगर वो डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके किसी कस्टमर का डेटा है या फिर कोई इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके क्रिप्टो कॉइन्स हैं अगर, तो आप जितना अटैकर मांगेगा उतना पे करेंगे। तो ऐसे ही जो डेटा आपको इनक्रिप्ट हो जाता है, उसके बाद उसके उसके एवज में आपसे जो पैसे मांगे जाते हैं, ये पूरे सिनेरियो को हम रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। इसमें जनरली मालवेयर यूज करते हैं। तो इसका जो साइकिल है, वो क्या होता है, पहले अटैक इनिशिएट होता है। उसमें आपके जो सिस्टम है उनको एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। उसके बाद जैसे ही सपोज आप किसी कॉलेज में काम करते हैं या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो सपोज ये जो मालवेयर है, वो या तो पेन ड्राइव के थ्रू आ सकता है अंदर, या फिर हमने कोई फाइल डाउनलोड की, एप्लीकेशन डाउनलोड की ऑनलाइन, उसके थ्रू सिस्टम में आएगा। उसके बाद इनका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, एक बार सक्सेसफुल एक सिस्टम तक ये पहुंच गए और इनका कनेक्शन अटैकर के साथ एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद ये धीरे धीरे जितने भी डिवाइसेस वहाँ पे कनेक्टेड हैं, वहाँ पे ये अपना एक्सपांड करना शुरू करते हैं। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मालवेयर जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि जो कंपनी के सिस्टम है वहाँ से वहाँ के सर्वर तक पहुँचे। जैसे कि मान लो वेबसाइट है कॉलेज की, तो कॉलेज के वेबसाइट के सर्वर पे जाएं। ऐसा वो ट्राई करते रहेंगे। और अगर ट्राई करते 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 वो कई बार उनका एजेंडा ये भी रहता है कि डेटा भी साथ में कलेक्ट करते रहेंगे। आपके जो जहाँ भी आपने बैकअप स्टोर करके रखा है अपने डेटास का, उनको एक्सप्लोर करेंगे कि आपके बैकअप्स कहाँ हैं। वहाँ पे भी ये मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करेंगे। जब ये सब फैल जाएगा, उसके बाद वो कुछ कुछ डेटा या तो निकाल लेंगे, कई बार निकाल भी सकते हैं और कई बार वहाँ पे रोक भी सकते हैं।
उसके बाद वो इसको इनक्रिप्ट करना चालू करेंगे, डेटा को। और जब ये इनक्रिप्ट करेंगे उसके बाद ये रैंसम की रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका डेटा इनक्रिप्ट हो गया है। जब भी मतलब नॉर्मल यूजर लॉगिन कर रहा है उसको दिख रहा है कि अभी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसके सारे के सारे सर्वर, सिस्टम, सब पे लिखा हुआ रहा है रैंसमवेयर अटैक हैपेंड, and if you want to access the data then you have to pay this much to this particular bitcoin address or any other account। तो ऐसे में पैनिक होके फिर इस पे एक्शन लिया जाता है कि हम उसको पैसे दें। अगर क्रिटिकल डेटा है तो हम पे करते हैं कंपनीज, और अगर वो पे करते हैं तो हो सकता है कि वो डेटा वापस मिले और ना भी मिले, इसमें से कुछ भी हो सकता है। पेमेंट होने के बाद कई बार अटैकर ओपन कर देते हैं और कई बार नहीं करते हैं। एनी इन एनी केस मतलब आपका डेटा तो कम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ये सब को सिक्योर करने के लिए मतलब हमको अलग अलग टूल्स यूज करने चाहिए। और अगर ये डिटेक्ट हो चुका है कि पर्टिकुलर सिस्टम रैंसमवेयर अटैक का शिकार हो चुका है, तो उस सिस्टम को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए और उसको ऐड नहीं करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे ये सारे उसमें फैलता है। अभी इसके जो स्टार्टिंग वाला फेस है वो कैसे होता है, वो अभी जो आपको लाइफ साइकिल दिख रहा है रैंसमवेयर अटैक का, तो इसमें फिशिंग के थ्रू भी हो सकता है और पासवर्ड गैसिंग के थ्रू हो सकता है। उसके बाद जैसे क्रेडेंशियल मिले उसके बाद वो आपके सिस्टम में एंटर एंटर होंगे। सिस्टम में एंटर होने के बाद ये जो आपका नेक्स्ट फेस है वो लेटरल मूवमेंट करेंगे या फिर प्रिविलेज एस्केलेशन करेंगे, ताकि दूसरे जो डिवाइसेस या सिस्टम्स हैं उन पे भी वो फैल सके। उसके बाद वो जो थर्ड स्टेप है या तो डेटा एक्सफिल्ट्रेट करेंगे, डेटा इनक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद रैंसम की डिमांड करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रैंसमवेयर अटैक में आता है। जो इस टाइप के अटैक्स होते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करके रैंसम की डिमांड करना, तो रैंसमवेयर अटैक कैटेगरी में हम डालते हैं। अभी लेटेस्ट इसी साल की बात है, ये जो न्यूज़ आप देख रहे होंगे, ये न्यूज़ आर्टिकल है पीटीआई का। इसमें आरबीआई ने बहुत सारे जो स्मॉल बैंक्स हैं ग्रामीण वाले, उनमें ऐसा डिटेक्ट हुआ था कि रैंसमवेयर अटैक हुआ है शायद उन पे। तो वो सारे जितनी भी स्मॉल बैंक्स हैं, अराउंड 300 स्मॉल बैंक्स, तो उनको सारे सिस्टम से अलग कर दिया था। जनरली होता क्या है, ये जो स्मॉल बैंक्स रहते हैं उनका अपना खुद का सिस्टम नहीं होता, वो जो भी बड़े बैंक्स हैं उनके सिस्टम्स को यूज करते हैं। तो उनको बड़े बैंक के सिस्टम से हटा दिया था क्योंकि सब इंटीग्रेटेड रहते हैं। बैंक्स बड़े बैंक से कनेक्टेड हैं, फिर बड़े बैंक्स एनपीसीआई से कनेक्टेड हैं, आरबीआई से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे धीरे धीरे फैलता जाता है। तो जैसे ये डिटेक्ट हुआ था, तो ये जो 300 जो आइडेंटिफाइड बैंक थे जो पोटेंशियल रिस्क पे थे, उनको हटा दिया गया था। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। तो एक और ये आप साइड में देख रहे होंगे, ये एक पॉपअप है जो रैंसमवेयर अटैक के टाइम पे आया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट है। तो कुछ इस तरीके से आता है कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिटकॉइन एक्सेप्टेड है, तो ये बिटकॉइन की डिमांड कर रहा है अगर ये रिकवर करना है सिस्टम को तो। तो वैसे रैंसमवेयर अटैक होते हैं। फिर अगले पे आते हैं जो फिशिंग अटैक्स हैं। तो फिशिंग जनरली होती क्या है, जो हम मछली पकड़ते हैं उसी से लिए गए, कि कुछ भी जाल बिछा के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेना। अब वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का जो अटैकर है वो क्या करे, वो कुछ भी कर सकता है। अभी एग्जाम्पल के लिए अगर आप सपोज करो कि मुझसे वो क्या ही इंफॉर्मेशन ले लेगा, मेरे पास ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन सबके पास बैंक अकाउंट होता है। अभी मान लो अटैकर पूछ रहा है, या फिर जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ कब है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मेरे बचपन का पहला स्कूल कौन सा था, ये बातें जो ऐसी रहती है वो हम किसी को भी नॉर्मली बता देते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, अभी अगर आप सबने कहीं ना कहीं फेस किया होगा कि बैंक्स की जो जब भी हम पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर कहीं सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए पड़ता है, तो हम हमसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो यही मांगी जाती है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर्स मेडन नेम क्या है, हमारे फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमको लगती है कि इम्पोर्टेंट नहीं है,
लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं या फिर दूसरे सोर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के एक काम आ जाता है। भी ये इंफॉर्मेशन होगी, इसके साथ ही अगर आप अगर दूसरे टाइप के फिशिंग की बात करें कि आपसे आपने कुछ और शेयर किया है, कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने अपनी फ़ोटो शेयर किए हैं, तो वो फ़ोटो को आप मतलब फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाने के काम में यूज़ किया जा सकता है। मतलब आपकी फ़ोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सब लेके फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जा सकता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फिशिंग का मतलब मिसयूज़ किया जा सकता है। तो फिशिंग जनरली होता ये है कि आपसे जो अटैकर है वो किसी ना किसी तरीके से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर इवन नॉर्मल इंफॉर्मेशन भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा। इसके जो कॉमन फिशिंग कीवर्ड्स हैं, मतलब ये होता कैसे कैसे है, या तो आपको फ़ोन आएगा, फ़ोन पे भी मांग सकते हैं, वो फ़ोन पे ओटीपी वगैरह मांगते हैं, वो भी फिशिंग का टाइप है। आपके ईमेल पे इंफॉर्मेशन आती है कि आपका बैलेंस डिडक्ट हो गया है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। या फिर आपके ईमेल पे मैसेज आ सकता है कि, या कॉल ईमेल आ सकता है कि आपके बैंक का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया है, आपको इमीडिएटली रीसेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो जब इस टाइप के एसएमएस आते हैं तो हम देखते हैं, हम ज़्यादा वेरीफाई करते नहीं हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं, और वो हमको हो सकता है हूबहू सेम वेबसाइट पे लेके जाए जैसी बैंक की वेबसाइट है। तो वहाँ पे जाने के बाद हम अपना पासवर्ड रीसेट करने का ट्राई करेंगे। तो पासवर्ड रीसेट करने का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि पहले एग्जिस्टिंग पासवर्ड पूछेगा, यूज़र नेम पूछेगा, फिर न्यू पासवर्ड पूछेगा। तो हम वहाँ पे अपना यूज़र नेम भी डाल देंगे, पासवर्ड भी डाल देंगे, और न्यू पासवर्ड हम सेट करने वाले हैं वो भी डाल देंगे। अभी अटैकर कुछ भी कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के बाद आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको लगेगा कि नहीं, शायद वो एक्सेप्ट किया नहीं पासवर्ड, मैं दोबारा डाल के देख लेता हूँ। इतने में लेकिन अटैकर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। तो या तो वो ऐसे कर सकते हैं। अभी इसके मतलब अलग-अलग टाइप रहते हैं, या तो आपको कॉल आ सकता है, एसएमएस आ सकता है। बहुत सारे एसएमएस आते हैं आपके रमी अकाउंट में 5000 रुपीज़ ऐड कर दिए हैं, आप साइन अप कीजिए। आपके अकाउंट, आपने लॉटरी जीता है। जनरली ये मेल्स के थ्रू होते हैं मोस्टली। जो फिशिंग अटेम्प्ट्स है मतलब सबके मेल में आते हैं। अगर आप अभी भी लॉगिन करके देखें तो बहुत सारे ऐसे मेल होंगे जो आपको पता नहीं ये मुझे आए क्यों हैं या मुझे इनकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, लेकिन फिर भी आए हुए होते हैं। तो वो सारे फिशिंग ईमेल होते हैं। कहीं न कहीं से ये जो अटैक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं। तभी इनका कॉमन जो कीवर्ड्स है, वो होते हैं, इन इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है। रिक्वायर्ड एक्शन एज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम और कोटा अपग्रेड। तो एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपका सिस्टम का पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, या फिर आपको आपके जीमेल का 15 जीबी कोटा एक्सपायर हो गया है, आपको अगर 5 जीबी एक्स्ट्रा चाहिए या फिर 10 जीबी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, वैसा कुछ कर सकते हैं। आपको ट्रस्टेड वेंडर से ही आते हैं, जैसे कि आपको फेडेक्स से मेल आएगा, फेडेक्स से कॉल आएगा, या फिर आपके जियो फाइबर से कॉल आ जाएगा, आपके टेलीविज़न कनेक्शन प्रोवाइडर से फ़ोन आ जाएगा, आपके बैंक से फ़ोन आ जाएगा। जनरली बैंक वाले फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे जो अटेम्प्ट्स हैं, मतलब क्राइम्स हैं, वो जनरली किए जाते हैं, वो फिशिंग की कैटेगरीज़ में आते हैं। तो इनका देख सकते हैं, वॉइसमेल भी आते हैं, सोशल मीडिया से भी आते हैं, ऐप्स के थ्रू भी होते हैं, और एसएमएस एंड टेक्स्ट एग्रीगेटर सबका हम एक-एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि एसएमएस टेक्स्ट में हो गया कि आपके रामी अकाउंट में 5000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए। वॉइसमेल में हो गया जैसे कि आपका पार्सल है, वो फेडेक्स में कस्टम में फँस गया है, तो उसको छुड़ाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर आपका पार्सल है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि इल्लीगल हैं, तो वो अटैक्स हो सकते हैं। सोशल मीडिया मैसेजिंग हो सकती है, जैसे कि कोई आपको एसएमएस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एसएमएस करे, मैसेज करे, उसमें कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐप्स के थ्रू हो सकता है, कोई फेक ऐप है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ले ले, फेक इंस्टाग्राम ने डाउनलोड कर लिया, उस पे हमने सारे डिटेल्स डाल दी, वैसे कुछ हो सकता है। तो ये सारे फिशिंग्स के अलग-अलग सिनेरियोज़ हैं।
अ, एक होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। तो जनरली सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होते हैं, फिशिंग भी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। सोशल इंजीनियरिंग जनरली होता क्या है कि अभी हम जो अपना साइबर स्पेस है उसको सेव करने के लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस यूज करते हैं फ़ोन के लिए और इवन लैपटॉप के लिए। हमारे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनीज में हम अलग अलग प्रिवेंशन सिस्टम्स यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये सब फेल कहाँ हो जाता है, जब हम ह्यूमन एरर की बात करें वहाँ फेल हो जाता है। तो जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है वो जो ह्यूमन एरर है उसको ही एक्सप्लॉइट करने को सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं। जैसे कि अभी किसी को हमारे सिस्टम में आना है, किसी को कंपनी के अंदर एंट्री चाहिए, वो सिंपली जाके उसके पास आई कार्ड तो है नहीं, अभी वो स्वैप नहीं कर सकता, फिंगरप्रिंट नहीं लगा सकता। तो वो क्या करेगा, जाके किसी एक पर्सन को पकड़ेगा, वहां पे एक स्टोरी बनाएगा कि मेरा आज इंटरव्यू है, या मैं आज अपना आई कार्ड भूल गया हूँ, मैं कंपनी हूँ, मेरी अर्जेंटली मीटिंग है यहाँ पे, मैं वैसे ही 5 मिनट लेट हो गया हूँ, तो मुझे एंट्री दिलवा दीजिए। तो अभी अगर आप इस ट्रैप में फंस गए तो वो जो अननोन पर्सन है वो कंपनी के अंदर एंट्री ले सकता है। तो इसके थ्रू वो कंपनी के अंदर आ गया, अभी यहाँ पे वो सारे सिस्टम देख सकता है, एक्सेस कर सकता है फिजिकली। अलावा अगर बात करें तो किसी, मान लो जनरली हमको पेन ड्राइव यहाँ वहाँ पड़ी मिल जाती है, अभी किसी को अटैक करना होगा, मान लो स्कूल में अटैक करना है, स्कूल के सिस्टम सारे हैक करने हैं, स्कूल के जितने भी कैमरे हैं वो हैक करने हैं, तो पहले उसको एक एंटी या ये मालवेयर जो है वो किसी सिस्टम में पहुंचाना पड़ेगा, ताकि वो जो कैमरास हैं उनका एक्सेस ले पाए। उसके लिए वो क्या करेगा, सिंपली पेन ड्राइव जो है वो ग्राउंड में या फिर स्कूल एरिया में कहीं भी डाल सकता है, लाइब्रेरी में डाल दिया। अभी मान लो उसमें एंटीवायरस है, अभी जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि हमको पेन ड्राइव दिखी, हमने उठा ली और उसके बाद उसको सिस्टम में लगा के देख लेंगे कि क्या है इसमें, किसका है, क्या हो सकता है। तो अलग अलग स्टोरी बना के, या तो उसमें लिख सकते हैं कि 12th क्लास या फिर स्टूडेंट मार्क्स, ऐसे बना के पेन डाल दी, स्टूडेंट को लगेगा कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, वो लगा स्कूल के सिस्टम्स में। और जैसे ही वो लगा, अगर वहाँ पे एंटीवायरस वगैरह कुछ है नहीं, तो जो मालवेयर है वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा और धीरे धीरे वो क्रॉल करके जो भी उसका एजेंडा है उसको अचीव करेगा। तो ऐसी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ह्यूमन एरर हैं उनको एक्सप्लॉइट करके जो अटैक्स किए जाते हैं उनको सोशल इंजीनियरिंग अटैक कहते हैं। इसका जनरली जो लाइफ साइकिल है वो ऐसे चलता है, पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कि उनको टारगेट क्या करना है, उनको किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है, तो उस हिसाब से वो स्टोरी बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना है, हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि उसके पास कितना पैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो हम स्टोरी बिल्ड करेंगे, उसमें फिशिंग अटैक भी कर सकते हैं। हम ये जो पेन ड्राइव वाला एग्जांपल दिया वो भी कर सकते हैं, उसके आसपास पेन ड्राइव स्प्रेड कर दें, या फिर उसके सिस्टम में कहीं ना कहीं से उसके घर में एंट्री लेके वहाँ पे स्पाई कैम लगा दें। तो पहले इन्वेस्टिगेशन करेगा कि टारगेट किस पे करना है, उसके बाद उसको इंगेज करेगा स्टोरी बिल्ड करके, उसके बाद उसको प्ले करेगा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर जो भी एजेंडा है उसको कंप्लीट करेगा, या तो इंफॉर्मेशन गैदर करना या फिर एक्सप्लॉइट करना सिस्टम्स को। उसके बाद वो एग्जिट करेगा सिस्टम से, ताकि कोई भी ट्रेस उसका सिस्टम में बचे ना। जैसे कि आपके लॉग वगैरह डिलीट करना, अगर वहाँ पे कोई फिजिकल ड्राइव या कुछ है तो उसको हटाना, तो ये सब करके वो एग्जिट कर दो। तो ये पूरा जो साइकिल है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक का होता है। तो जो अगला अटैक है वो होता है सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक में जनरली होता क्या है कि अभी अगर आप इस स्क्रीन को देखेंगे, मतलब जो इमेज बना हुआ है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने
बहुत तरीके की डिवाइसेस लगाई हुई हैं, एंटीवायरस सिस्टम लगाए हुए हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगाई हुए हैं, फायरवॉल लगाई हुए हैं, एडवांस स्विचेस लगाई हुई हैं, इंट्रूडर प्रिवेंशन सिस्टम लगाया हुआ है, सब कुछ लगाया हुआ है। हम यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अटैकर को क्या चाहिए? उसको सिस्टम का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं एंटर हो पा रहा। अभी उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अभी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अब देखिए कितने सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कनेक्टेड हैं। इसमें थर्ड पार्टी सब्सिडरी है, थर्ड पार्टी कस्टमर हैं, वर्कर्स हैं जो कि बाहर से आते हैं, थर्ड पार्टी मैनेजर्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब सर्वर्स हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे बैंक का एग्जाम्पल ले सकते हैं।